तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन वो जैसे ही ली बुफेन को मारने वाला होता है तो अचानक से वहां पर ली बुफेन का मास्टर आ जाता है और वो आते साथ ही जाओ युन से कहता है कि अगर तुमने मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें उसके मुकाबले में 10 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा। जिस पर जाओ युन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहने के साथ ही वो वहां पर एक ट्राइबुलेशन समन करता है और उस ली बुफेन को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका मास्टर जाओ युन को रोकता है, मगर जाओ युन उसकी आंखों के सामने ही ली बुफेन का काम तमाम कर देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर गुस्से में आ जाता है और फिर जाओ युन को ही मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पर मास्टर डी टियान आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मास्टर डी टियान की स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद जाओ युन वो उनसे बचने के लिए एक सीक्रेट स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाते। और दूसरी तरफ मास्टर डी टियान वो ब्रेक थ्रू करते हुए हेवनली रियलम को अचीव कर लेता है, जिसके बाद वो वहां पर आता है तो वो उन लोगों की जमकर धुलाई करता है, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। और मास्टर डी टियान कहता है कि चाहे तुम लोग किसी सेंट को ही क्यों ना भेजो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मेरे डिसाइपल को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और वो जाओ युन से भी कहता है कि अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और तुम्हें अब कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तुम सेंट नहीं बन जाते तब तक तुम मेरी प्रोटेक्शन में रहोगे। ये सुनते ही जाओ युन हंसना शुरू कर देता और कहता है कि मास्टर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली आपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द एक सेंट बन जाएंगे। ये सुनकर मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रहे हो तुम और मैं एक साथ ही सेंट बनेंगे, इस तरह हमारी विक्ट्री को हमेशा याद रखा जाएगा। मगर पहले ये तो बताओ कि आखिर तुमने स्पिरिट रियलम में खुद को इम्प्रूव किया है या नहीं। जिसके बाद जाओ युन उसे अपनी स्पिरिट बॉडी दिखाता है। उस स्पिरिट बॉडी को देखकर मास्टर भी बिल्कुल हैरान हो गया था और वो कहता है कि आखिर ये तुमने क्या किया है। तो जाओ युन कहता है क्यों मास्टर, क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मास्टर कहता है जरा एक मिनट सब्र करो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। इस तरह की स्पिरिट मिरर बॉडी को तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग कल्टीवेट कर पाते हैं जो लोग स्पिरिट रियलम को अचीव करते हैं। लगता है कि तुमने सेल्फ मोटिवेटेड कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से तुमने इस तरह की स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर दिया है। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो फिर जाओ युन कहता है कि मास्टर टेंशन नॉट, मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ये कैसे करता हूँ। वो मास्टर को सेम उसी प्रोसेस के बारे में बताता है और कहता है कि जनरल अवेकनिंग मिरर टेक्निक को यूज करने के लिए अवेकनिंग मैजिकल पावर को यूज किया जाता है, जो कि हम लोगों को किसी स्किल स्पिरिट से मिलते हैं। और मैंने खुद से ये चीज क्रिएट की है क्योंकि मैं एक क्योटिक वॉरियर हूं, तो मैंने खुद अपनी एक क्योटिक स्पिरिट बॉडी बनाई है। और इस तरह की क्योटिक बॉडी को अवेकन करने के लिए हमें सबसे पहले अवेकनिंग रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा। ये सुनकर मास्टर डी टियान कहता है कि हाँ ये बहुत ही लाजवाब है, हम लोग अपनी क्योटिक पावर को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये बॉडी भी हमारे एम्परर की ही तरह की एक बॉडी है। तो फिर जाओ युन कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे इसके बारे में और भी बताइए, मैं अपने अवेकनिंग रियलम में जाना चाहता हूँ। तो मास्टर कहता है कि अवेकनिंग रियलम को अनलॉक करने के लिए तुम्हें पहले अवेकनिंग स्टेट को अचीव करना लाजमी है। तो जाओ युन कहता है कि अगर मैं अवेकनिंग स्टेट को ना सीखूं और डायरेक्टली अवेकनिंग रियलम को अचीव कर लूं तो फिर क्या होगा। तो मास्टर कहता है कि तुम अवेकनिंग रियलम को नहीं सीख पाओगे जब तक तुम अवेकनिंग स्टेट अचीव नहीं कर लेते। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि अरे नहीं, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि जाओ जी वो तो मुझसे काफी ज्यादा आगे चला गया है। उसने पहले ही अपनी सेंट बॉडी को अवेकन कर लिया था क्योंकि उसने गोल्डन बॉडी को एब्जॉर्ब किया था। वो मास्टर से कहता है कि क्या हमारे क्योस लैंड में कोई एंशिएंट होली बॉडी नहीं है जिसके पास हाफ क्योस बॉडी भी हो। तो मास्टर कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम भी कर लोगे। ये सुनकर जाओ युन उदास हो जाता है और कहता है अच्छा इसका मतलब है कि अब ये काम नहीं हो पाएगा। मगर फिर मास्टर कहता है कि मैंने सुना है कि एंशिएंट होली लैंड में हमारे काम के बहुत सारे बेसिस मौजूद हैं। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर जाओ जी को लेकर सीधा एंशिएंट होली सेक्ट की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वहां पर एक सेक्ट के पास पहुंचते हैं तो जाओ युन कहता है कि अरे वाह, ये एंशिएंट होली लैंड तो सच में काफी बड़ा है, इसकी रेपुटेशन के बारे में जैसा सुना था ये बिल्कुल वैसा ही निकला। और जाओ जी कहता है कि
मैं तुम लोगों को अपने एंशिएंट होली लैंड में वेलकम करता हूँ। ये दुनिया के 3 बड़े सिटीज में से एक है। मैं इसे जैसा छोड़कर गया था ये बिल्कुल वैसा ही है। फिर मास्टर डिटियन कहता है कि मैंने इस जगह को बहुत मिस किया है। ये सुनकर ज़ाओ युन कहता है कि मास्टर, लगता है कि शायद आपने पास्ट में यहाँ पर कोई बड़ी खतरनाक जंग लड़ी होगी। ये सुनते हुए मास्टर डिटियन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं भला यहाँ पर कैसे कोई बड़ी जंग लड़ सकता हूँ। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहां पर एक और आदमी की आवाज आती है और वो एक पोर्टल के जरिए वहां पर अपीयर होता है और हमें बताया जाता है कि ये वॉरियर एंशिएंट होली लैंड का वॉरियर है और इसका नाम यांग ज़ेन है। उसे देखकर मास्टर डिटियन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं और इस तरफ ज़ाओ युन कहता है कि अच्छा, अब पता चला कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वो दोनों ही वॉरियर पैर एक दूसरे पर पार्ट से अटैक करने के लिए पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करने के लिए आते हैं और हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तब वो एक दूसरे को पंच मारने के बजाय एक दूसरे से आकर हाथ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। और यांग ज़ेन कहता है कि तो फाइनली तुमने हेवनली रियलम को अचीव कर ही लिया। तो डिटियन कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। कहीं तुम्हें मुझसे अब डर तो नहीं लगने लगा? मगर यांग ज़ेन कहता है कि तुमसे भला किस बात का डरना। चलो हम लोग पहले मास्टर लिu टियान के पास चलते हैं, उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इतने में ज़ाओ वूजी भी आता है और वो कहता है कि सीनियर सन ऑफ गॉड, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो सन ऑफ गॉड कहता है कि चलो ज़ाओ वूजी, इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं। जिसके बाद फिर ज़ाओ युन कहता है कि मेरा नाम ज़ाओ युन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर यांग ज़ेन हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो ये है ज़ाओ युन। वो उसके पास आता है और कहता है कि तो वो तुम ही हो जिसने मास्टर लिu टियानशिन को हराया था। तो ज़ाओ युन कहता है हाँ, तो फिर क्या हुआ? ये कहने के बाद यांग ज़ेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा किया। नेक्स्ट टाइम जब तुम यहाँ पर आओगे तो हम तीनों एक साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे। मैं सच में उस लिu टियानशिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और फिर वो ज़ाओ युन को देखते हुए कहता है कि अरे वाह, ये लड़का तो इतनी यंग एज में हाफ क्योस बॉडी को अचीव कर चुका है। ज़ाओ युन को कहता है कि ये हमारा एंशिएंट होली लैंड है, इसलिए तुम इसे अपने घर की तरह समझो। यहाँ पे तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम आसानी से ले सकते हो। तुम्हारा अंकल जब तक यहाँ पर मौजूद है तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर ज़ाओ युन कहता है कि क्या, मेरा अंकल? तो फिर यांग ज़ेन कहता है अरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे मास्टर की जनरेशन का हूँ, इसलिए मेरे दोस्त का डिसाइपल भी मेरा ही डिसाइपल होगा। ये कहने की ही देर थी कि मास्टर डिटियन उसके मुंह पर एक जोर से पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर वहां से दूर चला जाता है। और मास्टर डिटियन वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे जाता है तो वो सब लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और मास्टर डिटियन उस यांग ज़ेन को जाकर दोबारा से मारने की कोशिश करता है तो यांग ज़ेन कहता है कि चलो तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने कितना इंप्रूव किया है। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक किए जाते हैं। इस तरफ ज़ाओ युन और ज़ाओ वूजी वो दोनों ही वहां पर खड़े खड़े उन लोगों को देख रहे होते हैं। इतने में ज़ाओ युन कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस बंदे ने जो वर्ड्स बोले हैं वो काफी ज्यादा घटिया वर्ड्स है। मगर फिर ज़ाओ वूजी कहता है कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, हमारे अंदर वैसे ही हॉट ब्लड है। और फिर यांग ज़ेन कहता है कि ज़ाओ वूजी, ज़ाओ युन को लेकर जाओ और उसे पूरे शहर का विजिट करवाओ। हम लोग तब तक एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, इसी से ही डिसाइड हो जाएगा कि ज़ाओ युन अब किसका डिसाइपल बनने वाला है। अगले सीन में हमें दोबारा से एंशिएंट होली लैंड सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि शुक्र है कि वो मॉन्स्टर हम लोगों तक नहीं पहुंचा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर हम लोग वहां से ना भागते तो वो हमें कच्चा चबा जाता। मगर इतने में ज़ाओ युन और ज़ाओ वूजी भी वहां पर आते हैं तो वो लोग ज़ाओ वूजी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। तो फिर ज़ाओ युन कहता है कि अरे वाह, लगता है कि तुम अपने सेक्ट में काफी ज्यादा फेमस हो। तो ज़ाओ वूजी कहता है कि हाँ, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा ही सेक्ट है और अपने सेक्ट में मैं मशहूर कैसे नहीं होगा। मगर अचानक से एक बंदा उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि ज़ाओ वूजी, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम वापस से अपने सेक्ट में आ गए। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से हमारे सेक्ट की कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। हम लोग तुम्हारा कब से मजाक उड़ा रहे थे और तुम मुंह उठाकर दोबारा वापस चले आए। वैसे भी पूरे सेक्ट में ये बात अब मशहूर हो चुकी है कि तुम एंशिएंट होली बॉडी के साथ एक बैटल में मारे गए हो और तुम्हारे साथ जो लोग भी मौजूद थे वो सारे के सारे भी मारे गए हैं। तो फिर तुम दोबारा कैसे आ गए? कहीं तुमने जानबूझकर ये गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फैलाई थी? फौरन से हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मगर फिर ज़ाओ वूजी कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हारी वो टूटी हुई हड्डियां दोबारा से जुड़ गई हैं, अब उन्हें दोबारा से तोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही वो वॉरियर कहता है कि जरा मुझसे तमीज से बात करो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं अब यहाँ का नया होली सन बन चुका हूँ। तो ज़ाओ वूजी कहता है कि जब मैं यहाँ से गया ही नहीं, ना ही मैं मरा हूँ, तो फिर तुम कैसे होली सन बन गए? मगर वो वॉरियर कहता है तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो ज़ाओ
जाओयुन कहता है अच्छा यहाँ से क्यों जाऊं? तो वो वॉरियर कहता है कि बस मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। और इतने में फिर जाओयुन उन लोगों पर हंसना शुरू कर देता है। तो वो वॉरियर जाओयुन से कहता है कि तुम्हें किस बात पर हंसी आने लगी है? क्या हम लोग तुम्हें यहाँ पर कोई जोक सुना रहे हैं? तो जाओयुन कहता है कि मुझे हंसना तो तुम लोगों के सीनियर्स पर चाहिए था, मगर मैं तुम पर हंस रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तुम ही सामने हो। तुम्हारा ये सीनियर जाओवू जी ये तो पहले ही मुझसे पिटकर हार कर बैठा है, मगर ये मेरा एक रेस्पेक्टेड अपोनेंट है। मगर जहाँ तक बात तुम लोगों की है तो मैं नहीं समझता कि तुम लोग इस लायक हो कि मैं तुम लोगों को अपना अपोनेंट कह सकूं। ये सुनकर वो लड़का कहता है अच्छा तो तुम जाओयुन हो, जब तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। मगर जाओयुन कहता है कि क्या करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा तुम लोगों को सच्चाई बता ही दूं। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है जाओयुन तुम नहीं जानते मगर ये हमारा सेक्ट है और यहाँ पर मैं ही होली सन हूँ। ये सुनकर जाओयुन कहता है ऐसा है तो फिर मुझे बताओ कि तुम लोगों में से कौन आकर जाओवू जी के साथ फाइट करेगा? क्या तुम लोग उसे हरा सकते हो? वो उस होली सन से भी कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इससे लड़ सको? तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम यांग वुई है और मैं कोई ऐसा वॉरियर नहीं कि जो तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊं। मगर फिर जाओयुन कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं तुम्हें या तो कुत्ता कहूंगा या फिर मैं तुम्हें कोई बिल्ला कहूंगा। ये सुनते ही उस वॉरियर का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी पावर्स को अनलॉक करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो केव हेवन के 6 रियलम में होता है। और उसे देखने के बाद फिर जाओयुन वो भी अपनी पावर्स को अनलॉक करता है। तो उसके पीछे एक गोल्डन रिंग अपीयर होता है जिस पर वो सब लोग समझ रहे थे कि शायद जाओयुन वो केव हेवन रियलम के फर्स्ट लेवल में है। और एक वॉरियर कहता है कि जरा इसे देखो तो सही, केव हेवन रियलम के फर्स्ट लेवल में होने के बावजूद भी ये इतना एरोगेंट है और यकीन नहीं आता कि क्योस होली लैंड के पास बस यही एक जीनियस बचा है क्या? और ऊपर से समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जाओवू जी से हार कैसे गया। कितनी शर्म की बात है, ये तो काफी ज्यादा वीक लग रहा है। और इस तरफ यांग वुई कहता है कि तुमने जो कुछ भी अभी अभी कहा है इसके लिए अब तुम्हें पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते ही वो जाओयुन को पंच मारने के लिए आता है। तो जाओयुन भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर एक जोरदार पंच के साथ अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही अपनी फुल पावर को यूज करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। तो जाओयुन का पलड़ा भारी निकलता है और वो उस वॉरियर को बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर कहता है कि ये तो केव हेवन रियलम के परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुका है, मगर ये कैसे मुमकिन है? और फिर जाओयुन कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतनी सी ही स्ट्रेंथ थी? मगर यांग वुई कहता है कि तुम इतना जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, तुमने तो अभी से ही अपनी जीत का ऐलान करना शुरू कर दिया है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी एक स्पिरिट को समन करता है। ये देखकर जाओयुन काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मौजूद किसी वॉरियर के पास कोई डिवाइन स्पिरिट बीस्ट होगा। सच में तुम्हारा ये सेक्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी अमीर लग रहा है। मगर फिर इस तरफ वो यांग वुई कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी वो क्यों मैजिक बेल अब मेरे अटैक को कैसे रोकती है। ये कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तो जाओयुन उसी मैजिक बेल को उसी के ऊपर ही थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर उसके अंदर बंद हो जाता है। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया? जाओयुन ने मैजिक बेल के अंदर यांग वुई ट्रैप कर दिया है। ये तो एक डिफेंसिव अटैक था, मगर जाओयुन ने इसे अलग ही तरीके से यूज किया है। क्या यांग वुई यहाँ से निकल पाएगा और इस बेल को तोड़ पाएगा? तो दूसरा वॉरियर कहता है कि अगर उसके अंदर स्पिरिट है और वो वाकई में ये फाइट जीतना चाहता है तो उसे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और दूसरी तरफ फिर यांग वुई कहता है कि तुम मेरे स्किल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि मैं इन स्किल्स के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिरिट को डबल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर भी डबल हो जाती है और वो फिर उसके साथ उस मैजिक बेल को तोड़ने की कोशिश करता है। तो जाओयुन कहता है कि क्या तुम वाकई में सीरियस हो? क्या तुम मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा है और तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, आओ और आकर मेरा मुकाबला करो। यकीन जानो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराऊंगा। ये कहने के बाद वो अपनी क्योस बेल को वहां से हटाता है। तो वो वॉरियर फिर अपने स्पिरिट बर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर जाओयुन पर हमला करने के लिए जैसे उस स्पिरिट बर्ड को आगे भेजता है तो हम देखते हैं कि जाओयुन उस स्पिरिट बर्ड पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और यांग वुई वो वहां से दूर जा गिरता है। और फिर जाओयुन उसके पास आकर उससे कहता है कि हाँ तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास और क्या क्या है जो तुम ट्राई करना चाहते हो?
मगर यांग वुई कहता है कि मैं अपने सेक्ट में सबसे कमजोर होली सन वॉरियर हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें वाकई किसी के साथ मुकाबला करना है तो तुम रुको, यहाँ पर बहुत जल्द कोई ना कोई पावरफुल वॉरियर आएगा, फिर तुम उसका मुकाबला करके देख लेना, या फिर तुम हमारे फर्स्ट होली सन के साथ मुकाबला करके क्यों नहीं देखते। तो फिर जाओ वू जी कहता है कि उस फर्स्ट होली सन को तुम फिलहाल मास्टर डीटियान के साथ फाइट करने दो। वो जाओ युन से कहता है कि चलो हम लोग आगे चलते हैं, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, इस लड़के पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मगर जाओ युन कहता है कि मैं वहां नहीं जा रहा, ये लड़का अभी भी मुझसे कन्विंस नहीं हुआ है, तो फिर मैं इसे यहाँ से कन्विंस करने के बाद ही जाऊंगा। वो उनसे कहता है कि मैं जाओ युन यहाँ पर एक एरेना सेट कर रहा हूँ, और इस तरफ जाओ वू जी वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारा लेवल इतना हाई नहीं है। मगर फिर जाओ युन कहता है कि जो भी शख्स मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है वो मेरे साथ मेरी बराबरी के लेवल पर आकर मुझसे मुकाबला करके देखे। मैं यहाँ पर सब लोगों को चैलेंज के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, कोई भी आ सकता है। ये बात सुनकर एंशिएंट होली लैंड सेक्ट के डिसाइपल्स कहते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है कि ये हमारे पूरे के पूरे सेक्ट को चैलेंज करने लगा है। मगर दूसरा वॉरियर कहता है लगता है कि ये हमें सीरियस नहीं ले रहा, और एक डिसाइपल तो कहता है कि ये सब कुछ देखकर तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, अब तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। और फिर यांग वुई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे इस पागलपन का भी इलाज करवा देता हूँ। वो फौरन से अपने पूरे के पूरे सेक्ट को रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है, और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।